स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 50 साल के सारे बुरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां चीन के अंदर बैंकिंग सेक्टर का क्राइसिस खड़ा है, एक के बाद एक जो उनके बैंक हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी कंपनियां हैं जो विशालकाय होती थी कभी, अब ताश की पत्तों की तरह एक के बाद एक ढह रही है। लेकिन अब चीन में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी इस बात को मान रही है। लेकिन क्या है ये संकट, चलिए विस्तार से मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लेना, क्योंकि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित ढेर सारी न्यूज अब आने वाली है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी चीन के निर्माण के कुछ ही सालों के बाद। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद 1950 के दशक के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को यह बात पता लग गई थी कि देश के लोगों को बिजी रखना बहुत जरूरी है। अगर देश के लोग फ्री रहेंगे तो उसके बाद हमारे खिलाफ रिवोल्ट होते ही रहेंगे, हमारे खिलाफ विद्रोह छिड़ते रहेंगे। और इसी को देखते हुए माओ जेडोंग हमेशा चीन के अंदर कोई ना कोई रेवोल्यूशन लाते रहते थे, कोई ना कोई इकोनॉमिक प्लान या फिर कल्चरल रेवोल्यूशन जैसी चीजें लाते रहते थे, जिससे देश की जनता व्यस्त रहती थी। लेकिन इसके बावजूद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा इसी बात की चिंता में रहती थी कि कहीं एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह चीन में ना हो जाए कम्युनिस्टों के खिलाफ। इसीलिए जब माओ जेडोंग की मृत्यु हुई तो देश की कमान एक ऐसे आदमी को सौंपी गई जो कि डेवलपमेंट की बात करता था, देश के लोगों को रोजगार देने की बात करता था। उसका नाम था डेंग शाओपिंग। लेकिन इसके बावजूद चीन में यह बात ऑब्जर्व करी गई कि माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो खौफ लोगों में था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसीलिए रुक रुक कर कहीं ना कहीं विद्रोह छिड़ ही जाते थे। और इन्हीं में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ 1989 का तियानमेन स्क्वायर का प्रोटेस्ट या फिर तियानमेन स्क्वायर का नरसंहार, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। जी हाँ, वो स्टूडेंट्स का विद्रोह था और वो आज तक का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। खैर, उसे बहुत ही ज्यादा निर्दयी तरीके से नए शासक डेंग शाओपिंग ने कुचल दिया। लेकिन इसे कुचलने के बाद उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि ये विद्रोह ऐसे खत्म नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ बड़ा प्लान करना होगा। और उन्होंने प्लान शुरू भी किया। दरअसल डेंग शाओपिंग ने अपनी सोवियत यूनियन के साथ दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ा ली और अमेरिका के साथ जाकर दोस्ती कर ली। इसका फायदा भी मिला। लाखों की संख्या में जो नई नई फैक्ट्रियां थी वो चाइना के अंदर आने लगी। भयंकर इन्वेस्टमेंट अमेरिका से, यूरोप से चाइना में आया, जिसकी बदौलत इनके देश की जीडीपी ग्रोथ कई गुना बढ़ गई। और इसका परिणाम क्या हुआ, चीन के जो युवा थे, खास करके स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें डेंग शाओपिंग ने फैक्ट्रियों में लगा दिया। उन्हें एक से बढ़कर एक जॉब्स देनी शुरू कर दी, जिससे कि जो उनके खिलाफ रुक रुक कर विद्रोह होते थे वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। और डेंग शाओपिंग की रणनीति इतनी कारगर साबित हो गई कि 1989 से लेकर साल 2021 तक चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हाँ, तिब्बत में हुआ उनकी आज़ादी को लेकर। इसके अलावा जो उरुम की राइट थे वो हुए थे शिनजियांग में मुस्लिमों को लेकर। लेकिन जो मेनलैंड चाइना है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध नहीं हुआ। लेकिन 2021 से ये बदलना शुरू हुआ। चीन में जबरदस्त लॉकडाउन लगा रहा, जिस वजह से लाखों की संख्या में लोगों की नौकरियां गई, बैंक फ्रॉड करने लगे। इसके अलावा कई कंपनियां डूबनी शुरू हुई और डेंग शाओपिंग की रणनीति भी इसी के साथ डूब गई। आपको पता ही होगा पिछले 2 सालों में चीन के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं शी जिनपिंग के खिलाफ, जिस पर मैंने आपको खूब वीडियो भी दी है। लेकिन अब जो चीन में हो रहा है ना, उसने उसका 1989 का जो तियानमेन स्क्वायर का प्रोटेस्ट था उसकी यादें ताजा करनी शुरू कर दी है। दरअसल उस समय भी स्टूडेंट ने ही ये प्रोटेस्ट खड़ा किया था और अब भी यही खड़े करने जा रहे हैं। क्यों? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चाइना के अंदर लगातार तीसरे साल बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां पर उम्मीद से ज्यादा बेरोजगारी इधर चली गई है।
खुद चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने कहा है कि अनुमान था कि 5% हमारे देश में बेरोजगारी रहेगी, लेकिन वो बढ़कर 5.5% चली गई है। और सबसे खास बात, जो युवा बेरोजगारी दर है, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में है, वहां पर हालात 24% है। जी हाँ, 24% बेरोजगारी है। और ये तब है जब इन्होंने स्टूडेंट्स को इसमें से निकाल दिया है। जी हाँ, अब चीन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। इस वजह से ये 25% पर है, वरना उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर इसमें स्टूडेंट्स को डालते तो ये 40% के भी पार चला जाता। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन में क्या हाल है। और यही कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 30-40 साल के ऊपर है ना, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो प्रोटेस्ट में या सरकार के खिलाफ चक्का जाम में या किसी भी विद्रोह में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उसे परिवार के लिए रोटी कमानी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हिम्मत भी है, जज्बा भी है, और उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। 25-26 साल की उम्र तक वो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, खासकर कि ऐसे वक्त में जब उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। और इसीलिए दुनिया भर के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि चीन के लिए ना तो भारत इतना बड़ा खतरा है, ना ही अमेरिका बड़ा खतरा है। चीन के लिए खुद उसके युवा ही सबसे बड़ा खतरा है। वही चीन के टूटने का या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के बर्बाद होने का जिम्मेदार बनेंगे। हालांकि चीन की हालत और एक्सपर्ट्स के कथन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये तो होने ही वाला था। कई सारे चाइना के रिलेटेड वीडियो हमने डाले थे इकोनॉमी के रिलेटेड कि क्रेश क्यों हो रही है। तो अब आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि 40 साल से चाइना ने ऐसा तो क्या कर दिया कि भाई इतना बड़ा वो इकोनॉमी उसका हो गया। तो उसका मेन रीजन यही था कि जो प्रोटेस्ट स्टूडेंटों ने किया था उसको बिजी कर दिया। तो ये जो रणनीति है ना, वो कई सारे कंट्री में कही जाती है। ये रणनीति ये पाकिस्तान को छोड़ दो, यहाँ पे पाकिस्तान का नाम दोस्तों ये जहन्नुम में मत लाना, क्योंकि वहाँ पे तो हाँ बिजी रखते हैं लोगों को, लेकिन क्या जिहाद करने के लिए ये फिर मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है ऐसी बातों में, उसमें वो लोग बिजी रखते हैं। ये एक राजनीतिक तौर पे हम देखा जाए तो ये सबसे बड़ा प्लानिंग होता है। ये बहुत बड़ी रणनीति मानी जाती है हर एक कंट्री में। जैसे कि हमारे कंट्री में भी ऐसा हुआ है, बट इतने तादाद में नहीं हुआ। कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कभी कभार ऐसे प्रोटेस्ट हो जाते हैं छोटे मोटे, तो काउंटिंग भी नहीं होते, लेकिन लगता है जैसे कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का बात करें तो अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट की बात आप कर रहे हो, तो अन्ना हजारे जी ने प्रोटेस्ट किया था। उसकी वजह उसका भी एक कारण है कांग्रेस को जाने का, सबसे बड़ा मैं ये भी एक कारण मान सकता हूँ। तो ऐसा प्रोटेस्ट को क्या है कि जो लोगों की है वो नज़र है उन प्रोटेस्ट से दूर करने के लिए सरकार कोई ना कोई प्रोपेगेंडा अपनाती है। ठीक है, तो वैसे चाइना ने भी किया, तो वैसे हुआ तो बिजी करना था, तो क्या किया, बहुत सारी मतलब अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए और वहाँ से बहुत सारी कंपनियां आई तो रोजगार खुलने लगे, रोजगार मिल गया। बिल्कुल, फिर वो जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उसको रोजगार मिल गया था, वो बिजी हो चुके। तो अब तक कम्युनिस्ट पार्टी का वसर्व जो बोलते हैं ना वो चल रहा था 2021 तक। 2021 उसके बाद कोरोना आ गया, मतलब उसके पहले कोरोना गया 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे और लॉकडाउन वहाँ पे बढ़ा, तो लॉकडाउन बढ़ने की वजह से कई सारे लोगों की वहाँ पे जाने भी गई, बीमारी की वजह से नौकरी आ गई और कंपनियां निकल गई वहाँ से। तो यही हालत हो कि रोजगार जाएगा, तो अब ये सब कुछ और बढ़ने लगा है, फिर से शुरू हो गया। बिल्कुल। तो चाइना को बाकी हथियार के तौर पे या टेक्नोलॉजी के तौर पे कोई नहीं जीत सकता, ये सब लोग जानते हैं। चाइना को और किसी भी ताकतवर व्यक्ति को उसके सामने जीतना हो तो उसके अंदर से ही करना पड़ेगा। चाणक्य नीति यदि आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा, विष कन्या वाली नीति। विष कन्या के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि चाणक्य जी को जहाँ से जीतना था तो वहाँ से वो जीत कैसे सकते थे, उन्होंने विष कन्या बनाई और वही विष कन्या को उस राजपाट में भेज दिया और धीरे धीरे करके उस राजपाट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो वैसी रणनीति। तो इसीलिए तो हम चाणक्य जी को इतना बड़े अर्थशास्त्री या जो भी बोलो मैनेजमेंट गुरु, आप जो भी समझो वो हम मानते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।